देखो बेटा, समझना बात को, एडी करंट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही एग्जाम्पल है। मैंने आपसे कहा था कि ये कॉइल है और कॉइल में से आप मैग्नेट पास करोगे तो सर्कुलेटिंग करंट पैदा होता है कॉइल में से, एक चीज। और उन्होंने ये भी कहा कि यदि मानना पड़ा कि ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है तो उस मैग्नेटिक फील्ड में से आप कोई प्लेट को पास करो, कोई प्लेट मतलब प्लेट थी, इसमें कोई एरिया हो, सरफेस टाइप का हो, यदि आप उसे पास करते हो तो उस, मान लो कि एक एग्जांपल के लिए, मान लो जी मेरा मोबाइल है इस टाइप से, इसको आपने ऐसे पास किया तो इसके अंदर भी ऐसा गोल गोल सर्कुलेटिंग करंट पैदा होता है, जो कि इतना ज्यादा होता है कि उसमें फ्रिक्शन होने लगता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। उस सर्कुलेटिंग करंट को हम बोलते हैं एडी करंट। आप मुझे ये बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके घरों में इंडक्शन कॉइल जो होती है, कुकर जो होते हैं, वो इंडक्शन काम करता है? कोई है ऐसा आप में से? यस, आयुष तुम्हारे घर पे ही है। उसमें क्या होता है बेटा? आयुष बोलो सर। उसमें सर इलेक्ट्रिसिटी पास करती है सर, वो हाँ, के लिए हेल्प करता तो है। आप उसको देखते क्या हो कि उसमें कोई भी चीज देखो, एक बात ध्यान देना उसमें कि ना तो गर्म होता, ना तो वो खुद गर्म होता, ना ही उसमें कोई खतरा होता किसी तरह का। क्या होता है पता है आपको? वो जिस प्लेट के ऊपर आप उसको रखते हो उसके नीचे एक कॉइल लगी होती है, एक कॉइल, और उस कॉइल में से करंट पास करते हैं हम लोग, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। और जब आप उसके ऊपर कोई शीट रखते हो, कोई बर्तन रखते हो, कोई वेसल रखते हो, तो उसके अंदर एक इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है जो मेन करंट को अपोज करता है, और जिसकी वजह से वो उसका बॉटम गर्म हो जाता है। एक बात और ध्यान देना, जब आप लेके आए होंगे तो उसने आपसे कहा होगा, या मम्मी से मुझे वो बताएंगे कि आप उसका जब स्टील के बर्तन रखते हो तो ही काम करता है वो, यदि आप उसके ऊपर कोई कॉपर का बर्तन रख दो काम नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि सबसे हाई एडी करंट बनता है आयरन में, जिसकी वही आयरन जो होता है कि गर्मी की वजह से ही वो अब होता है कि आपने कोई कॉपर का वेसल लग दिया तो कॉपर इज ए वेरी गुड कंडक्टर, तो उसमें इतना हाई रेजिस्टेंस होगा नहीं। जब रेजिस्टेंस नहीं होगा तो वो उसका अपोज भी नहीं कर पाएगा, तो वहां पर जो कोलिजन होगा वो भी बहुत कम होगा। जब कोलिजन कम होगा तो या तो गर्म होगा नहीं, होगा भी तो बहुत कम गर्म होगा। इसलिए हमेशा ध्यान देना, इंडक्शन पर केवल और केवल स्टील या आयरन के बर्तन ही काम आते हैं, इसके अलावा आप किसी और मेटल का यूज करोगे तो काम नहीं करती है। सर वो वार्निंग देने लग जाता है सर। क्या बेटा? वार्निंग देने लग जाता है। हाँ बिल्कुल सही। वार्निंग मतलब क्या होता है कि वो उसमें सिस्टम में लगा रखा है कि ये इसके लिए यूजफुल नहीं है ना, ये इसका मतलब होता है। एक और ध्यान देना बेटा, जब आप गैस पर कोई बर्तन रखते हो तो ध्यान देना कि जैसे मान लो जबकि भगोनी, ऐसी भगोनी रखी हुई है तो वो पूरी गर्म हो जाती है, ऊपर तक गर्म हो जाती है, ऊपर तक। ये नहीं होता, ये हमेशा इसका सिर्फ बॉटम गर्म होता है केवल। इसलिए इसमें फायदे क्या क्या है? नंबर एक, बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है, बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, नंबर एक। दूसरा, सेफ है, तीस है ही, और साथ साथ में इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि कोई पॉल्यूशन नहीं है, खतरा नहीं है, और खर्चा काफी कम आता है। तो इंडक्शन का बहुत ही यूज होता है बेटा। इसका यूज, ये जो ट्रेन होती है ना, जो अभी इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है, उसमें भी यही ब्रेक लगते हैं, इसी एडी करंट से ब्रेक लगाए जाते हैं। क्यों? कि आपको पता होगा कि ट्रेन में जो पहिए होते हैं काहे के होते हैं? लोहे के होते हैं, और जो उसका एक्सल होता है वो भी लोहे का होता है। तो वहाँ पे बड़ी आसानी से हम इसको एडी करंट को डेवलप कर सकते हैं, जिसके अपोज करने से ट्रेन रुक जाती है अक्सर। ठीक, नंबर एक। इसमें एक और चीज भी है
यदि मैं आपसे ये कहूँ, आप में से कितने लोग ये जानते हैं, मुझे बताना, कि यदि ये सिखाया जाता है, जब ये जो फायर एंड सेफ्टी वाले आते हैं या वैसे भी टीवी विज्ञापन भी आता हो, आपने देखा होगा, उसमें ये बताया जाता है कि यदि आपको ये पता लग रहा है कि किसी का घर में गैस लीक हो रही है, तो ये ध्यान रहे कि इलेक्ट्रिक स्विच को ना तो ऑफ को ऑन करें और ना ही ऑन को ऑफ करें। कितने लोग जानते हैं इस बात को? सर जानते हैं। जानते हो ना? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्यों? गुड, वेरी गुड, मतलब ऑलमोस्ट सभी को पता है। गुड। क्यों मना करते हैं? क्योंकि सर तब हम करते हैं ना सर, तो स्पार्क होता है सर। वेरी गुड। हमेशा होता है? हमेशा होता है ये कभी कभी? नहीं सर, हमेशा होता है सर। क्यों? रात में देखेगा, अभी रात में तो देखेगा, अभी सुबह दिखता नहीं। क्यों होता है? क्योंकि सर करंट मैच होता है ना। है? सर एकदम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है ना सर। तो क्या हुआ? स्पार्क होता है सर। इसका कोई संबंध नहीं इससे। सर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता है। क्या बोला? पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, चेंज मतलब। नो 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 नो। और बताओ। सर वो हमेशा नहीं होता सर, मतलब वो कभी कभी होने के चांसेस रहते हैं। वो तब होता है सर जब बीच में एयर आ जाए और एयर इतनी कम हो कि बस वो पास कर दे करंट। ना बेटा, फंस गया फंस गया फंस गया। और सोचो। सर गैस इतनी गुड कंडक्टर नहीं होगी इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए। नो। एक बात ध्यान रखो बेटा, हमेशा जब भी आप स्विच को ऑन से ऑफ करते हो या ऑफ से ऑन करते हो, दोनों ही स्थिति में हमेशा स्पार्किंग होती है, हमेशा होती है, मगर वो इतनी कम होती है कि हमको दिखाई नहीं देती, नंबर एक। लेकिन वो जो एलपीजी गैस के लिए वो पर्याप्त होती है, वो उसमें वो तुम्हारा काम हो जाएगा अपना। ठीक है? क्वेश्चन ये है कि ऑफ करने पर भी और ऑन करने पर भी क्यों होती है। एक बात और ध्यान रखना, यदि आपने हीटर को ऑन ऑफ कर रहे हैं, आप एसी को ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो साफ साफ दिखाई देती है स्पार्किंग होती हुई। लेकिन जब कोई बल्ब है, एलईडी बल्ब है, टीवी है, बहुत कम होता है, तो होता है मगर आपको दिखाई नहीं देगा। क्वेश्चन ये है कि क्यों। एक चीज याद रखिए बेटा, जब भी आप ऑफ से ऑन करोगे, ऑन से ऑफ करोगे, दोनों ही कंडीशन में 101% स्पार्किंग होती है। यदि आप 100 बार करोगे तो 100 बार ही होगी, 99। यदि आपने 1,00,000 बार भी स्विच को ऑन ऑफ किया है तो 1,00,000 बार ही ऑन ऑफ स्पार्किंग होगी। सर करंट भी धीरे धीरे कम होता है ऑफ करने पे और धीरे धीरे बढ़ता है ऑन करने पे, तो उसे मैग्नेटिक फील्ड विजन नहीं, कुछ छोड़ो, तो मुझे बता रहे हो। तो वजह क्या है इसकी? इसकी वजह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैंने आपसे एक बात कही थी कि जब हम करंट को ऑन करते हैं तो 0 से मैक्सिमम होता है। फॉर एग्जांपल अपने घरों में जो बिजली आ रही है वो 5 एम्पियर और 220 वोल्ट पर आती है। आप लोग जानते हैं इस बात को? यस सर। गुड। यस सर। हाँ, आप देखना बेटा, आपकी जो स्विच होती है उसमें लिखा होता है 220V5A। तो जो स्विच आप लेके आते हो वो उसी पे काम करते हैं। ओके, तो जो हमारे घरों में जो करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 5 एम्पियर, और जो पोटेंशियल आ रहा है वो 220 वोल्ट आता है। जब आपने बल्ब को ऑन करना है या आपको फैन को ऑन करना है, अभी हम बात कर रहे हैं ऑन करने की, तो अभी जब बल्ब ऑफ है तो करंट कितना है? 0। अब जब आप इसको ऑफ ऑन करेंगे तो करंट 0 से 5 एम्पियर तक वेरी करेगा, तो एकदम नहीं पहुंच जाएगा, कुछ सेकंड लगते हैं, कुछ माइक्रो सेकंड लगते हैं उसको 0 से मैक्सिमम होने में। मतलब उसमें चेंज होता है बहुत तेजी से, उसके अंदर में क्या होगा? बहुत तेजी से चेंज होता है। कल मैंने लिखवाया था आपको, परसों, फैराडे सेकंड लॉ। क्या कहता है वो?
law says that the rate of change of magnetic flux is directly proportional to the induced EMF or current. तो जब वो उसमें चेंज होता है, यानी 0 से 5 होने में जो एकदम चेंज हुआ है, उसकी वजह से वहां पर एक इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है जो मेन करंट को अपोज करता है। तो वो करंट यहाँ से आएगा, वो यहाँ से आएगा, तो उसमें ये सब काम माइक्रो सेकंड्स में हो जाते हैं, लेकिन वो स्पार्किंग इसलिए होती है हमेशा। और स्पार्किंग कहाँ होगी? स्पार्किंग हमेशा बीच में नहीं होती है बेटा, कभी भी हमेशा जॉइंट्स पे होती है, जॉइंट्स पर। तो अब जब आप बल्ब को, आप स्विच को ऑन करेंगे, तो या तो जहां पर बल्ब को आपने कस रखा है वहां पे स्पार्किंग होगी, या फिर वो स्पार्किंग स्विच जहां से आपने ऑन ऑफ किया है वहां होगी। नंबर 1 ये तो हो गया ऑन का। ठीक, उसका उल्टा कर दो ऑफ के लिए। ऑफ में भी क्या हुआ? 5 से एकदम 0 हो रहा है, 5 से एकदम 0 हो रहा है। इस स्थिति में क्या हो जाएगा? फिर से वही बात होगी, फिर से उसमें इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा जो मेन करंट को अपोज करेगा, फ्रिक्शन होगा, और उस कोलिजन से हल्का सा, बहुत हल्की सी स्पार्किंग हो जाती है। तो ये ध्यान देना, किसी भी इलेक्ट्रिक स्विच की पर ऑन ऑफ करने पर स्पार्किंग जो है, इट इज द साइन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये उसका एक तरीका है बताने का, राइट? तो ये इसलिए कहा जाता है कि जब कभी भी यदि आपको ये संदेह है, डाउट है कि आपके घर में एलपीजी गैस लीक हो चुकी है, तो कुछ भी कर लेना, लेकिन ना तो बल्ब, किसी भी स्विच को ऑन करना और ना ही किसी भी स्विच को ऑफ करना, ना ही किसी भी स्विच को ऑन करना और ना ही किसी को ऑफ करना, ये याद रखिएगा। उसके पीछे मैं आपको वाजिब कारण बता रहा हूँ कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। ओके, गॉट इट? ओके, तो हमने कल बेटा पढ़ा था कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। सेल्फ इंडक्शन का मतलब होता है कि जब आप किसी कॉइल में से करंट पास किया या किसी कंडक्टर में से करंट पास किया, सॉरी, अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे समझिए बात को, समझना क्या आपने को कि जब एक उसी कॉइल में से करंट पास होगा, उसी में से दोबारा करंट आएगा, उसे कहते हैं सेल्फ। ये था सेल्फ इंडक्शन। अब आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। दो नाम होते हैं इसके, आइदर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। सो नोट डाउन, लिखिएगा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक, if current I flows through a coil at any instant, then the magnetic flux phi linked with the coil is directly proportional to the current, that is phi proportional to I. Phi proportional to I. ओके, phi proportional to I, मतलब जितना I ज्यादा होगा फ्लक्स भी उतना ही ज्यादा होता है, और phi is equal to Li, phi is equal to Li।
where capital L is the proportionality constant, where L is the proportionality constant and is called coefficient of self-induction. Coefficient of self-induction. It is also known as self-inductance. ठीक, इंडक्टेंस। अब यहां से देखो बेटा, अब यदि मुझे इसको डिफाइन करना है तो मैंने कहा कि इफ I is equal to 1 ampere, if I is equal to 1 कर दो चाहो तो, then phi is equal to क्या जाएगा L। क्या आप इससे L को डिफाइन कर सकते हो? यस। कैसे? कि सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स which produced by the unit current। यूनिट करंट को पास करने से जो फ्लक्स डेवलप होता है उसी को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस। गॉट इट? लिखिएगा इसके बाद में सेल्फ, सुनिए, इट इज डिफाइंड एज द मतलब it is defined as the magnetic flux, linked with the coil, कब? when unit current flows through it। ठीक, ये हो गया। इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे। अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ EMI, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या होता है? E is equal to minus G5/dt। ठीक, 5 की वैल्यू कितनी है निकाल चुके हैं अभी आप? E is equal to minus D/dt। But here L is constant, take it out। E is equal to minus L di/dt। ये इसका फार्मूला आ गया, E is equal to minus L di/dt। इसे ध्यान से देखे ना, ये अभी आपका अगले चैप्टर से हम लोग AC पढ़ने वाले हैं, उसमें ये आपको बहुत खून पीने वाला है ये लाइन। ये ध्यान देना, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो बिटवीन एंड ऑफ द कॉइल। कितना होगा वो? मतलब ये कि कोई कॉइल है, ध्यान दो बेटा, इसका मतलब क्या है? मान लो कि ये कॉइल है L, और इस कॉइल में से ये L लिया हुआ है, इसमें से I करंट पास हो रहा है मान लो। तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना हो जाएगा? E is equal to minus L di/dt। ध्यान देना बेटा, काम आएगा। ठीक है, अच्छा जी। इसकी L की यूनिट क्या होगी? देखो, द SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज हेनरी। क्या होती है इसकी? हेनरी या तो कैपिटल S लिखना और हेनरी। वैसे इसकी ये भी हो सकती थी क्या? L is equal to phi upon I, यानी कि वेबर पर एम्पियर, है ना? वेबर पर एम्पियर। बट हमारे में क्या है? हमारे पास इसकी ऐसा यूनिट है, इसे हम बोलते हैं 1 हेनरी।
इसका मतलब कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज 1 हेनरी, तो आप ये कह सकते हो कि 1 हेनरी मींस if 1 unit current is passed through the coil and it is produced unit magnetic flux, ये याद रखिएगा, and its dimension formula लिख दो, and L square T minus 2 ml square T minus 2 A minus 2. अब चूंकि यहाँ पर हम बच्चों, जैसे हम लोग रेसिस्टेंस की बात करते थे, रेसिस्टेंस की, तो रेसिस्टेंस किसमें होता है बच्चों? रेसिस्टेंस होता है रेसिस्टर में। जैसे इंडक्टेंस किसमें होगा? इंडक्टर में होगा। तो छोटी सी डेफिनेशन है इंडक्टर की, तो देखो इंडक्टर, व्हाट इज इंडक्टर? इंडक्टर ये कहा जाता है बेटा कि यदि आपके पास कोई भी एक सर्किट है, एक ऐसा सर्किट है जिसको आपने कॉपर का वायर है उसमें टाइटली बाउंड कर रखा है जस्ट लाइक स्प्रिंग, तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं इंडक्टर। ओके, तो लिखिएगा एन एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, an electric circuit like a tightly bound coil, of insulated wire which opposes the change in current flowing through it is called an inductor, and its symbol is जैसे ये रेसिस्टर का सिंबल था वैसे ये इंडक्टर का होता है। अब कोई मुझे ये बताएगा, यदि किसी ने उस शब्द को पकड़ लिया हो तो, कि रेसिस्टर और इंडक्टर में क्या अंतर है? कोई स्मार्ट बॉय और गर्ल, कोई भी जिसने उस वर्ड को पकड़ लिया हो। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये रेसिस्टर है और ये कॉइल है। Sir, opposes the change in current flowing through it. तो वो तो होते ये सर टाइटली बाउंडेड। ध्यान से सुनो सब लोग, ये दोनों के दोनों ही करंट को अपोज करते हैं, मगर ये करंट को अपोज करता है और ये चेंज इन करंट को। यदि करंट कांस्टेंट पास हो रहा है तो ये पास हो जाने के बाद मुझे मतलब नहीं है, ये तभी उस करंट को रोकेगा। कब रोकेगा? जब उसमें चेंज हो रहा हो। सपोज कि 5 एम्पियर करंट कंटिन्यूअसली पास हो रहा है कांस्टेंट, तो ये कोई इक्वेशन नहीं मिलेगी, मगर यहाँ से मिलेगी। इसकी खास बात क्या है? चाहे चेंज हो और चाहे चेंज नहीं हो, ये हर स्थिति में करंट को रोकेगा। लेकिन इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर यदि करंट कांस्टेंट है तो उसको पास हो जाने देगा। यदि चेंज हो रहा है, मतलब या तो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, तो उसको पास नहीं होगा।
इंडक्टर हमेशा चेंज इन करंट को अपोज करता है, जबकि रेसिस्टर हमेशा फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। बात समझ में आ गई बच्चों? यस। अब एक क्वेश्चन लिखिए, आप देख सकते हैं कि ये जो सोलेनॉइड होता है ना, वही कुछ हद तक उसी को बोलते हैं हम लोग इंडक्टर। तो नेक्स्ट टॉपिक वही है अपना, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। ये देखो, ये एक कॉइल है जिसमें हमने एच की लंबाई दी है, आई करंट पास किया इसमें से, बनाइएगा। हाँ जी, लिखिएगा इसमें, let us consider a long solenoid. Let us consider a long solenoid of length L, of length L, comma, area capital A, having small n turns per unit length। ठीक है, पर यूनिट लेंथ। if capital I be the current passing through the solenoid, then magnetic field inside the solenoid, is given by, B is equal to mu naught Ni. Okay. Now total number of turns in the solenoid. Now total number of turns in the solenoid कितने होंगे मंजुल? यस सर। कितने होंगे सर? पता नहीं। समीर कितने होंगे? चलिए कोई बात नहीं, कोई भी जिसको आइडिया हो। 10 टर्न। सुनते नहीं हो ढंग से, मैंने क्या कहा था आपसे, ये क्या है, n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और लेंथ कितनी है l, तो कुल कितने होंगे, n इज इक्वल टू n इंटू l। आगे समझ में लिखिएगा। हाँ यस, अब लिखिएगा। now the magnetic flux linked with each turn of the solenoid, now the magnetic flux linked with each turn of the solenoid कितना होगा, B into A। ये बताना phi is equal to क्या होता है,
बी ए cos थीटा बराबर 0 है, ठीक है ना, बी इंटू ए, ये एक टर्म में है, हमारे पास कोई कितना ज्यादा है एरर, तो लिखिए टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स linked with whole solenoid, linked with whole solenoid phi is equal to क्या हो जाएगा, ये एक में है, ये टोटल है, तो क्या जाएगा n l into b into a। सर देख नहीं रहा सर नीचे। कोई बात नहीं, ये लो, अब ठीक है, यस सर। phi is equal to कितना आ गया, n l into b into a, b की रखिए वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू लिखोगे तो phi is equal to n l into mu naught n I into a, ठीक है जी। तो फाइनली phi is equal to क्या mu 0 n square I f a, है ना, ये phi is equal to mu naught n square I at a, मल्टीप्लाई कर दीजिए, बट phi is equal to कितना होता है, ये होता है क्या नहीं, अभी बड़ा जरूरत पड़ेगी, इसको मानो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानो सेकंड, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं क्या, लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हो जाएगा, phi is equal to, सॉरी li is equal to mu naught n square I f a, sorry phi से I cancel, तो L is equal to mu square mu n square f into a, mu L is equal to mu naught n square a n, ठीक है, तो देखो सिंस आंसर ये भी आ गया, सिंस n कितना होता है, n अपॉन n, यही होता ना, n क्या होता है, n अपॉन n, यहाँ रखोगे तो क्या आ जाएगा अपने को, L is equal to mu naught n square a अपॉन n, ये L is equal to mu naught n square L upon a, ठीक, लिखिए अब आप देख सकते हैं कि किसी भी सोलेनॉइड का जो इंडक्टेंस होता है वो स्पेशली, ये तो हटा दो, ये तो कांस्टेंट है, इस पर डिपेंड करता है, किस पर, टर्म ज्यादा होना चाहिए, एरिया ज्यादा होना चाहिए और लेंथ कम होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि L की वैल्यू अधिक हो और आप चाहते हैं L की वैल्यू कम हो जाए, तो लेंथ को कम कर दो, बढ़ा दो, n को कम कर दो और a को भी कम कर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक नोट लगा के लिख दो बेटा, नोट लगा दो, एक नोट ये लगा दो कि जो आइडियल इंडक्टर होते हैं बच्चों, उनकी L की वैल्यू तो बहुत हाई होती है, L की वैल्यू, मगर ओमिक रेजिस्टेंस इनका 0 होना चाहिए। तो ओनली फॉर योर कन्वीनियंस मैं बता रहा हूँ कि याद रखने के लिए, कभी कभी कोई पूछ सकता है कि व्हाट, जैसे बोलते हैं कि आइडियल वोल्टमीटर क्या होता था, आइडियल एमीटर क्या होता है, वैसे ही आइडियल इंडक्टर क्या होता है। तो लिख दो बेटा, एन आइडियल इंडक्टर हैज हाई वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, हाई वैल्यू ऑफ self inductance and
0 and 0 ohmic resistance. 0 ohmic resistance. अब आपको बड़ा एक बात समझ में आ गई होगी मेरी कि मैंने आपसे क्या कहा था कि कॉइल क्या करती है, कॉइल में से यदि करंट कांस्टेंट है, करंट यदि कांस्टेंट है तो इसको कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं रोकेगा। क्यों? क्योंकि आइडियली जो कॉइल होती है उसका रेजिस्टेंस 0 होता है, लेकिन यदि चेंज हो रहा है करंट तो ये उसको अपोज करता है। दैट मीन्स the nature of inductor is very close to resistor। बच्चों ये दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, both are oppose the current but in different way। resistor always oppose the flow of current, either constant or change or not change, whatever, but inductor also opposes the current, but only in one condition, if there is changing in current। यदि करंट चेंज हो रहा है तो ही इंडक्टर काम करेगा। यदि करंट कांस्टेंट पास हो रहा है तो उसे कोई लेना देना नहीं है, पूरे को पास हो जाने देगा। दिस इज द मेन कॉज, मेन डिफरेंस बिटवीन रेसिस्टर और इंडक्टर। ओके, ये हमने आज पढ़ा। जैसे आपको याद, मैं आपसे कह चुका हूं ना कि जैसे ये इंडक्टर जो है ना, इंडक्टर ये रेसिस्टर की ही फैमिली को बिलोंग करता है, रेसिस्टर की फैमिली को बिलोंग करता है। दैट मींस अब यहाँ पर अब आपको वो दोनों पढ़ने पड़ेंगे, कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन भी और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में हमको इसको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एक छोटा सा काम है जो कि हमें करना था स्टार्टिंग में, लेकिन वो हम उसको लास्ट में कर रहे हैं। आप जैसा कि सभी को पता है कि आज अपने यहाँ 31 अक्टूबर है, यूनिटी डे के रूप में हम इसको मनाते हैं। आज के दिन हमारे जो ये कार्य का दिन आपको सभी को पता है कि सर वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में हम इसको सभी लोग मना रहे हैं। तो मैं आप सभी से जो कहूँगा आप उसको मेरे साथ साथ में रिपीट करेंगे। आप लोग सुन पा रहे हैं बच्चों? तो बस मेरे साथ फिर से सुनिएगा। हो सकता है आप इसके पहले भी आप इसको कर चुके हों, हम इसे फिर से कर रहे हैं। ये हर क्लास में करना पड़ेगा आपको। तो बोलिएगा, मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ। हाँ यस, एक व्यक्ति अपना माइक जरूर खोल लो बेटा, कोई भी एक। वो एन मैरी है क्या? एन मैरी? यस सर। यस सर, आपके साथ में बाकी हमारे बच्चे और हार्दिक। यस सर। आप दोनों मेरे साथ बोलेंगे। मैं सत्यनिष्ठा से, हाँ सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ, शपथ लेता हूँ, शपथ लेती हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगी और अपने साथी देशवासियों के बीच इस संदेश को फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगी। मैं यह शपथ अपने देश की एकता
अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, की भावना से ले रहा हूँ, की भावना से ले रही हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिसे सरदार वल्लभ भाई जिसे पटेल सरदार की वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता 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 एवं कार्यों द्वारा एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। संभव बनाया जा सका। संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की मैं अपने देश की मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूँ। सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। करती हूँ। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू बच्चों। साई राम। साई राम सर।